अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे। तो आज ही हम साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं, यानी लेसन नंबर 6। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। आज ही हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच। अब ये किसने दी थी? जॉन बी वाटसन। याद रखिएगा, जॉन बी वाटसन वो वाहिद आदमी था, या ऐसे कहें वो पहला आदमी था जिसने बताया बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात की थी। अब ये अप्रोच होती क्या है? देखिए, ये ऐसी साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो कंसिडर करती है रिलेशनशिप को बिहेवियर और एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के दरमियान। जब ये रिलेशनशिप को कंसिडर करती है तो किस चीज़ को फोकस करती है? तो याद रखिएगा, एज द फोकस ऑफ स्टडी observable behavior is what psychology should be studying, understanding and explaining. ये फोकस करती है स्टडी को, ऑब्जर्व करती है बिहेवियर को, और साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाएगा, क्या समझाएगा और क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, इसमें ये बताया जाता है। ये अप्रोच जो थी ना, ये साइकोलॉजी की ये जो अप्रोच थी ना, ये 20th सेंचुरी में मर्ज वजूद में आई थी और वहीं से इस्टेब्लिश भी हुई थी। मतलब उसने मशहूर होना शुरू हुई थी 20वीं सदी के दौरान। अब इस बताया जाता है जी, बिहेवियर स्टडी में क्या चीज़ बिहेवियर स्टडी किया करते थे। ये जो बिहेवियर स्टडी का अप्रोच है, इसके पढ़ने वाले थे बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं। ये ख़ास तौर पे पढ़ा करते थे ना ऑब्जर्वेबल ओवर्ट बिहेवियर, वो बिहेवियर जिसे वो ऑब्जर्व कर सकें। स्पेसिफिक मयरेबल रिस्पॉन्स, एक ख़ास चुने हुए रिस्पॉन्स या जिन्हें मैयर किया जा सके, वैसे रिस्पॉन्सों को ये लोग पढ़ा करते थे। हाउ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर आर कंट्रोल बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कैसे एक ख़ास किस्म के बिहेवियर को एक ख़ास किस्म के एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इस अप्रोच को हम आगे जाकर चेक करेंगे इस अप्रोच में क्या होता है। देखिए, इस अप्रोच में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड बिहेवियर के हम देखेंगे। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी वो कैसे इसे इन्वेस्टिगेट किया करते थे या उनका प्रोसीजर क्या था अपनी इन्वेस्टिगेशन का। तो याद रखिएगा, ये डेटा जो होता है ना MCQs में आ सकता है। डैश आर टिपिकली कलेक्टेड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। तो याद रखिएगा, डेटा आर टिपिकली कलेक्टेड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस। व्हाट द बिहेवियर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास और MCQs में भी आ सकता है कि क्या चीज़ थी जो बिहेवियर नहीं किया करते थे। ये तो S बन गया है, रुके चले 5, ये आपको समझ तो आ गया होगा ना, 5 मार्क्स का है ये 5 बन गया। ये वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे अनकॉन्शियसनेस में, उनके नज़दीक अनकॉन्शियस कोई चीज़ नहीं थी, इनर मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं थी। बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या चीज़ होती है, ये भी उनके नज़दीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, ये 5 का आएगा तो आप ये 4 चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी वो लाशऊर पे यकीन नहीं रखा करते थे, इनर मोटिवेशन अंदरूनी ताकत पे यकीन नहीं रखा करते थे, और बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि हम देखा कि एनजाइटी होती है तो प्रोड्यूस होता है केमिकल प्रोसेस, और जिसकी वजह से वो एनजाइटी ख़त्म हो जाती है। अगर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है ना आपके पास, सिंपल 2 मार्क्स का आता है ना, किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे बिहेवियरल अप्रोच में, तो आप कहेंगे all those things which are not being observed with the naked eye or cannot be evaluated, they are not interested in all those things। वो ऐसी हर चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे जो नज़र ना आ रही हो और जिससे हम महसूस या उसे समझ या उसे देख न सकते हों, उन चीज़ों में नहीं होते थे। होप सो आपको समझ आएगा, ये 2 मार्क्स के लिए। बट अगर 5 का आता है तो ये तीनों चीज़ें आपने लिखनी होंगी चारों। अब हम देखते हैं जी बिहेवियर एनालिसिस, लॉन्ग में आ सकता है। Behavior analysis is done for seeing and establishing the relationship between the stimulus and response/behavior। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशनशिप को चेक करते हैं, यही हमें अब इसकी पूरी थ्योरी बता रहे हैं जी। इस बिहेवियर एनालिसिस की डेफिनेशन है, व्हाट आर बिहेवियर एनालिसिस, व्हाट इज बिहेवियर एनालिसिस। तो आप कहेंगे जी बिहेवियर एनालिसिस इज डन फॉर सीइंग एंड एस्टेब्लिशिंग। देखिए, यहाँ तो कह रहे हैं इज डन, बिहेवियर एनालिसिस किया जाता था, लेकिन आप इसका यही लिखेंगे क्योंकि इसमें बात बता रहे हैं
relationship between establishing the relationship between the stimulus response behavior. ये रिलेशनशिप को चेक किया करता था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स या बिहेवियर के। अब इसकी ये 3 स्टेप अप्रोच है। अगर ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो आपको थोड़ी सी अप्रोच भी लिखनी होगी, क्योंकि फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स कम देंगे वो। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, द एंटीसीडेंट environmental conditions, the behavior response is studied और observable consequences are explored. बट मैं आपको डिफाइन कर दूं, क्योंकि अगर ये दो मार्क्स के आपसे पूछ सकते हैं, the incidental environment stand for what, तो ये याद रखिए कि एक एनालाइजिंग प्रोसेस है जिसमें कंडीशन प्रेसीडिंग द एक्शन रिस्पॉन्स बिहेवियर एंड दैट ले ग्राउंड फॉर इट। ऐसे ये ऐसा प्रोसेस है ना, ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें देखते हैं एक्शन रिस्पॉन्स और बिहेवियर के बारे में। यानी अगर एक पेशेंट को चेक करें तो वो एनालाइज करेंगे जी उसका कैसी बिहेवियर है, कैसा एक्शन है, कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये द बिहेवियर रिस्पॉन्स इज स्टडीड। अब इसमें ये क्या होता है, स्टडी ऑफ द एक्शन और बिहेवियर दैट इज टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पे उस स्टडी किया जाता है उस बिहेवियर और उस एक्शन को जो समझ आता हो आपके, या जो समझा जा सके, जिसे डिस्क्राइब किया जा सके, जिसे प्रिडिक्ट किया जा सके और जिसे कंट्रोल किया जा सके। अब हम देखते हैं जी ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेज आर एक्सप्लोर्ड। इसका क्या होगा जी, द इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द टारगेट बिहेवियर दैट इज हाउ इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट और अदर पीपल। वो असर जो एक हमारा मखसूस पेशेंट, मिसाल हम किसी एक पेशेंट पर टारगेट कर रहे हैं ना, या किसी भी टारगेट कर रहे हैं ह्यूमन पर ना, तो हम देखेंगे उसका बिहेवियर कैसे असर करता है उसके आसपास एनवायरनमेंट पर या उसके साथ मुंसलिक लोगों पर। आगे हम देखते हैं जी बेसिक टर्मिनोलॉजी, इट्स टू इम्पॉर्टेंट। देखेंगे ये सारी हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिकली 2 मार्क्स के हैं, डेफिनेशंस हैं, 2 मार्क्स के डेफिनेशंस हैं। ये तो मेरा रेजर भी नहीं, ये जी ऐसे हम लिख लेते हैं। अब स्टिमुलस क्या है जी, अ फिजिकल एनर्जी सोर्स दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन अ सेंस ऑर्गन दस प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एक ऐसी एनर्जी फोर्स है, फिजिकल एनर्जी सोर्स है जिसकी वजह से अफेक्ट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन, ठीक है, और जिसके बाद वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर रिस्पॉन्स क्या है जी, द एक्शन बिहेवियर और एक्शन ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलस। इसका ऑपोजिट है जी, ये फिजिकल एनर्जी सोर्स है और अफेक्ट करती है सेंस ऑर्गन को, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब रिस्पॉन्स जो है वो एक्शन, वो बिहेवियर, वो रिएक्शन जो स्टिमुलस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या हो गया जी, वो एक्सटर्नल फैक्टर, वो वेरिएबल, वो कंडीशन, वो इन्फ्लुएंसेस जो अफेक्ट करें मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस, या वो मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान की डेवलपमेंट पर या उसके बिहेवियर पर, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वेरिएबल होते हैं वो बिहेवियर, फैक्टर, सेटिंग और इवेंट दैट कैन चेंज, वेरी इन अमाउंट और काइंड। ये वेरी है, वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। वो फैक्टर्स, ये वो चीज़ें जो हमारे बिहेवियर को चेंज करें ज़्यादा अमाउंट में, तो उसे वेरिएबल कहते हैं। अब लर्निंग इसी का ऑपोजिट होता है जी, सिमिलर होता है इसी का। अब लर्निंग में होता है जी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। देखिए यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए चेंज करेंगे ना, वेरी करेंगे यानी मुख्तलिफ होना, इसके 2 मानी भी आते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास है मुख्तलिफ या बहुत ज़्यादा या इस तरह के अमाउंट होते हैं। अब जो है ना लर्निंग का है वो चेंज, वो परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर के अंदर, जो कि किसी नतीजे पर जो हम काम करते हैं उसके नतीजे के बाद हमारे अंदर आती है, यानी कोई सी किस्म का अब इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। देखिए किसी भी काम करने को और एक्सपीरियंस या कुछ भी एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ये जी 1874 से 1942 तक थे, 1949 तक थे। अब ये कौन थे, अब देखेंगे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी मैंने सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड बात करूं और सब। देखिए साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। इसमें आपके पास थ्योरीज हैं, इसमें आपके पास
इन साइंटिस्ट के नाम है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट के नाम है जिन्होंने काम किया। अब आपके पास अगर मैं छोड़वा देती हूँ आपको एडविन एल थॉर्नडाइक, मे बी 5 मार्क्स आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, मे बी इसमें से आपको एमसीक्यूज आ जाता है। सो इसलिए मैं आपको ये सारा करवा रही थी ताकि आपके पास जब भी कभी कहीं से भी किसी वक्त भी ना इस लेक्चर में से, इन लेक्चर में से कुछ है तो आपको आता हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट नहीं था वो मैंने छोड़ दिया, अब जो इसमें है जो नहीं है वो मैं इसमें भी छोड़ दूंगी। सो अब वो ये क्या थे जी, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने एसोसिएशनिस्टिक थे, ये एसोसिएशनिस्टिक थे और ये फंक्शनलिस्ट थे और इन्होंने यूटिलिटेरियन थे। एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा काम किया है जी, उन्होंने काफ़ी जोर भी दिया है अकॉर्डिंग टू हिम। अब उनके नज़दीक क्या आया था, ये इसकी इनकी थ्योरी है। बेसिकली आप ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज़ अबाउट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। पूरी उन्होंने अपना सारा व्यू इसी में दे दिया, सारा कुछ इसी में, ये यानी मेन पॉइंट है। देखेंगे इसका मेन पॉइंट आ गया। अकॉर्डिंग टू हिम psychology is about the stimulus response connection. He was of the view that behavior can be analyzed into association. He said that the behavior processes are quantifiable, believed that behavior was explainable on the basis of nothing but stimulus response connection inherited or acquired. अब मैंने कहा ना जी, देखें साइकोलॉजी जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, हम देख चुके हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या थी, उनका और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं या हमारा बिहेवियर एप्लीकेबल होता है किसी चीज़ पर ना, वो कुछ भी नहीं है और सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है जो इनहेरिटेड होता है और एक्वायर्ड होता है। अब इन्होंने इनिशियल वर्क इनका क्या था जी, इन्होंने 1898 में एक रिसाला पब्लिश डिसर्टेशन studied problem solving in animals, try to analyze the condition under which animal learns. अच्छा, अब इन्होंने शुरुआत में एक रिसाला जारी किया। अब उसमें था कि एनिमल्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं एनिमल्स को देख कर कि हाँ जी उन्हें ये मसला है। अब इनकी फोकस जो थी ना, फोकस ऑफ द स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एनिमल रिस्पॉन्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने फोकस किया था ना बेसिकली 3 चीज़ों पर, एक एनिमल्स पर किया था, दूसरा रिस्पॉन्सेस पर यानी एनिमल्स रिस्पॉन्सेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, एनिमल का जो एक्शन या उनका रिस्पॉन्स है और कॉन्सिक्वेंसेस पर। मेन फाइंडिंग इनकी क्या थी जी, लॉ ऑफ इफेक्ट। इन्होंने इसके बाद इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी रिस्पॉन्स डिटरमिन इफ द रिस्पॉन्स विल रिप्लेस इन अ फ्यूचर और नॉट। ये लॉ था जी, लॉ ऑफ इफेक्ट इन्होंने दिया। अच्छा, अब इस लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो जिसका आउटकम हमारे पास सेटिस्फाइंग आए और ऑर्गेनिज्म चाहे कि उसे बार बार रिपीट करे क्योंकि उससे मुतमईन हो रहा है, यानी इसको सिंपल कर देते हैं, एक ऐसा काम जो जिसके नतीजे या जिसके करने के बाद उसके नतीजे से करने वाला ऑर्गेनिज्म या जो कोई भी मुतमईन हो सके, तो वो चाहता है कि उसे बार बार करे। लेकिन अगर एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसे करने के बाद उसका आउटकम इतना मुतमईन न हो, इतना इत्मीनान बख्श न हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जी उसे दोबारा करें। सो ये सारा इसका लॉ ऑफ इफेक्ट था। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब आपको अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आप अपने अल्फाज में भी लिख लें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। Any response that lead to an outcome that is satisfying for the organism is likely to be repeated. A response leading to an outcome that is not satisfying is not likely to be repeated. वही चीज़ अब देखें जी, हमारे पास एक और आ गया है एसोसिएशन बाय कॉन्टिग्यूटी। ये इतना नहीं था इम्पोर्टेंट, इसमें क्या कहते हैं जी, अच्छा देख लेते हैं फिर भी आपको अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। वही चीज़ हम देख रहे हैं जी, रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू था ऑर्गेनिज्म अपना एसोसिएशन या कनेक्शन बनाता है फॉर इट टू बी इफेक्टिव। अच्छा, अब ये इस तरह था ना कि उन्होंने कहा ना जी एक ऑर्गेनिज्म होगा ना वो बनाएगा एसोसिएशन या कनेक्शन रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेज के दरमियान, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इफेक्टिव हो, वो रिस्पॉन्स वो आउटकम क्लोजली लिंक हो एक दूसरे के साथ, यानी कि बोथ इन टाइम और स्पेस, यानी एक ही जगह पर हो, एक ही वक्त में काम हो रहा हो, तो उसका जो एक्शन आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा और कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो सेम होने चाहिए, यानी क्लोज होने चाहिए, सेम नहीं क्लोज होने चाहिए एक दूसरे से।
ये हमारे पास एसोसिएशन बाय कॉन्टिग्यूटी में आ गया। अब इस थ्योरी की ड्रॉबैक से ड्रू अटेंशन टुवर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग न्यू बिहेवियर। अब इस थ्योरी ने बताया ना कि किसी चीज़ को नए तरीके सीखने पर या आपके बिहेवियर को अंदर तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे सज़ा भी दें और इनाम भी दें ताकि वो अच्छा उसका बिहेवियर बदलाव आ सके। क्रिटिसिज्म जो की गई थी ना थॉर्नडाइक अप्रोच के बारे में, उसने देखिए उसने कहा था कि एक सेटिस्फाई इंसान हो जाए तो वो बार बार करना चाहेगा और नहीं होगा तो नहीं। अब बहुत सारे बिहेवियर्स ने कहा जी देखें, उन्होंने तो क्लियर ही नहीं किया कि सेटिस्फाइंग का मतलब क्या है। उन्होंने कह दिया जी सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई किस तरह होता है ये उन्होंने बताया ही नहीं। अब हम देखते हैं जी जॉन बी वाटसन जो थे ना वो कौन थे, वो पीछे पड़ के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये इनका रिमार्केबल कैरियर था, ये उनकी बायोडेटा है कि बायोग्राफी उनके बारे में बता रहे हैं ना। अगर आपको एमसीक्यूज लॉन्ग में आता है तो आप इसमें कोई 3-4 लिख सकते हैं। जितने मार्क्स का आप उतने मार्क्स का लिखा करें, और ज़्यादा बेहतर है कि आप उसमें 1-2 दिया करें और हेडिंग्स अगर आपको आती हैं तो आप दे दिया करें, उससे आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और अपने फ़ोन को कभी बड़ा के हेडिंग में आप बड़ा कर दिया करें बट लिखते हुए ना किया करें। जितना वो फ़ोन बताते हैं फ़ोन 12 भी होता है, हेडिंग में आप 18-16 ले जाया करें बट ऐसे 12 भी रहता है। जॉन बी वाटसन जो थे ना वो कौन थे, वो फाउंडर थे बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। देखिए वो बिहेवियर के बारे में बता रहे थे ना, तो वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर थे। उनका रिमार्केबल कैरियर था, वो बहुत सही इंसान थे। उन्होंने जी अच्छा इंटरसेप्शन की थी ना, मतलब इनिशियली ट्रेंड इन इंटरसेप्शन at the University of Chicago, but found it extremely vague and mentalistic. He became interested in experimental research with animal. शुरू में ना जी उन्होंने इंटरसेप्शन किया यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में, बट वो इसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा बोरियत हुई। फिर जी उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया ना एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो हो रही थी एनिमल्स की तरफ। फिर उन्होंने कंप्लीट किया अपना पीएचडी 3 years में, यानी उन्होंने 3 साल के अंदर अपना पीएचडी कर लिया। और वो एक यंगेस्ट सर्च ग्रेजुएट थे, वो पहले यंगेस्ट सर्च ग्रेजुएट थे। अब जी उन्होंने टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो फॉर 4 years, 4 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में पढ़ाया। फिर उन्होंने ज्वाइन किया जॉन हॉपकिन को। किसे ज्वाइन किया? जॉन हॉपकिन को। क्या बन के? एज अ फुल प्रोफेसर। ठीक है जी। और उसके बाद कुछ अर्से बाद ही वो चेयरपर्सन बन गए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। वो किस चीज़ के चेयरपर्सन बने थे? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी प्रैग्मेटिक अप्रोच दी थी जिसे कहते हैं रेडिकल बिहेवियरिज्म। याद रखिएगा जॉन बी वाटसन ने रेडिकल बिहेवियरिज्म में अप्रोच दी थी। ठीक है जी। He and his fellow believed that advocate the psychology should departed from। अच्छा, इनके और इनके जो मानने वाले थे या इनके साथ काम करने वाले इनके शागिर्द थे, उनका यकीन था या उन्हें इस बात पर पुख्ता ईमान था कि साइकोलॉजी जो है वो अनकॉन्शियस यानी लाशऊर और दिमाग एंड द माइंड, बिकॉज ये क्या कहते हैं अनकॉन्शियस और माइंड जो है वो इनके साइकोलॉजी में नहीं आना चाहिए, साइकोलॉजी के मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि हम इसे वेरीफाई तो कर नहीं सकते, दिमाग को भी हम नहीं कर सकते और लाशऊर को भी नहीं कर सकते। सो जैसे कि हम देखा कि हर वो चीज़ जो नेकेड आई से देखी नहीं जा सकती थी वो उसे कंसिडर ही नहीं किया करते थे। सो उन्होंने दिमाग को भी और अनकॉन्शियस को भी कंसिडर नहीं किया और उनका जी सेपरेट हो सकता है लेकिन साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं हो सकता। अब उन्होंने बताया जी साइकोलॉजी में क्या चीज़ हो सकती है। उन्होंने कहा जी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर साइकोलॉजी में आ सकता है, या साइकोलॉजी का आगे ब्राइट फ्यूचर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में है। उन्होंने बताया एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल वर्ल्ड में, उन्होंने बताया ना जी एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल वर्ल्ड, एनवायरमेंटल स्टिमुला इज व्हाट शेप एंड डिटरमिन बिहेवियर। किस शेप क्या और कैसे बिहेवियर को डिटरमिन करता है। अब लर्निंग इज व्हाट मैटर इन व्हाट पर्सन इज and not in the inborn instinct impulse drive idea unconscious motivation। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था ना आईडी मोटिवेशन ये सब कुछ फ्रॉड की थ्योरी में था। अब इन्होंने कहा जी देखें जो पढ़ना होता है ना, जो हम हासिल करते हैं ना एक्सपीरियंस लर्निंग, जैसे हमने देखा वो एक्सपीरियंस वो जो चीज़ जो हम हासिल करते हैं रिजल्ट, मतलब जो भी हम काम करते हैं उसके रिजल्ट में, ये है जी हमारे पास। देखें वो चेंज जो बिहेवियर में आती है, रिजल्ट बिहेवियर में आती है प्रैक्टिस के नतीजे में या एक्सपीरियंस के नतीजे में। इन्होंने कहा जी देखें ये बाय बॉर्न नहीं होती, इसमें आईडी का कोई काम माल नहीं है,
इसमें किसी लाशोरी ताकत का कोई कमाल नहीं है। तो ये सिर्फ इंसान के अपने ऊपर मुनहसर होता है कि वो कैसे और क्या हासिल कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब इन्होंने कहा जी मेंटलिस्ट कॉन्सेप्ट नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी शुड बी रिजेक्टेड। अब उन्होंने कहा ना जी देखें, दिमागी जो होता है ना कॉन्सेप्ट है वो हकीकत में तो नहीं है, तो इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि दिमाग नज़र नहीं आता। यहाँ स्ट्रॉन्ग जिंदगी की देखें जी दिमाग तो नज़र आता है नहीं, तो फिर हम कैसे करें। अब जी इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हम देखा कि वॉटसन ने कहा चले जी मैं थ्योरी दे रहा हूँ ना, तो मैं अब आपको उसकी एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, या मैं बताता हूँ कि मेरी थ्योरी कितनी अफेक्टिव है। तो उसने कहा ना जी मुझे आप एक अच्छे सेहतमंद दर्जन एक बच्चे दे दें, ठीक है, छोटे बच्चे, मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, मैं उन्हें बताऊँगा दुनिया के बारे में, मैं उन्हें हर चीज़ करवाऊँगा, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जब मैं उन्हें ट्रेन कर दूँगा तो उसके बाद वो कुछ भी बन सकते हैं। वो डायरेक्टर डॉक्टर भी बन सकते हैं, वो लॉयर भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, शेफ भी बन सकते हैं, और हाँ वो बैगर भी बन सकते हैं, चोर भी बन सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट, पेंशन, टेंडेंसीज, एबिलिटीज, वोकेशन एंड रेस ऑफ हिज एंसेस्टर, वो हर चीज़ बन सकते हैं इसके बावजूद कि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर टेंडेंसी है, उनके पास एबिलिटी है, उनके पास वोकेशन है, और रेस ऑफ एंसेस्टर है, यानी उनके पास उनके बावजूद ताकत है। अब ये इन्होंने कब कहा था जी? 1924। डेट याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकती है। वॉटसन ने कब कहा? 1924 में। अब जी उन्होंने एक और काम किया, द केस ऑफ लिटिल, अच्छा ये जो लर्न फियर है ना, इसमें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हासिल है साइकोलॉजी में, वो लिटिल एल्बर्ट के बारे में है, क्योंकि उन्होंने पहले उसी पे किया था। अब ये 1920 में किया उन्होंने कि देखा कि भाई हाँ जी डर चीज़ क्या है। वॉटसन और रोजेली रॉयन नाम के दो आदमी थे, वॉटसन तो वो खुद हैं और इनके साथ उनके शागिर्द थे। याद रखिए कितने साल का बच्चा था एल्बर्ट? 11 ईयर्स का बच्चा था। वो रोजाना एक क्यूट से वाइट रैट के साथ खेला करता था ना। एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि उस रैट के साथ छेड़खानी की, और उस छेड़खानी की वजह से ना उस चूहे ने ना उस बच्चे पे जंप कर दिया। उस चूहे ने काफ़ी शोर मचाया, और बच्चा जो था वो डर गया चूहे के उस अंदाज को देखकर। अब उस बच्चे के अंदर जब वो डर पैदा हुआ ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब अब उसकी सारी ज़िंदगी के लिए वो उस चूहे से काफ़ी ज़्यादा डर गया। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक्सपेंड करना चाहते थे पर कर नहीं सके, क्योंकि उस बच्चे की ना जो मम्मा थी ना, उन्हें पता चल गया भाई उनके बच्चे के साथ तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बट उन्हें पता, उनसे पूछा ही नहीं गया। तो उनकी अम्मी आई और उन्होंने आकर बच्चे को लिया और उस बेटे से चली गई। अब जो इशू आया ना इनकी, एक तो ये इसकी अम्मी चली गई एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पे, और दूसरा था कि अब इन्होंने बताया ना कि एक और इस इशू में था कि वॉटसन को था ना कि भाई हाँ जी उससे अपनी बचपन होने वाले एक दर्द या एक कहानी या एक एक्सपीरियंस की वजह से उसका पूरा चाइल्डहुड इमोशनल एक्सपीरियंसेस के गेट घूमता रहा। सो वो समझते हैं कि इंसान को ये सारी ज़िंदगी असर रखता है, मतलब उसकी ज़िंदगी पर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस वो सोचा करते थे, व्हाट आर चिल्ड्रन स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, व्हाई आर चिल्ड्रन स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे से बच्चे क्यों डरते हैं, बच्चे क्यों खुशी में जंप करते हैं, और क्यों रोते हैं गम में, ये सारा कुछ ऐसे सवाल थे। अब इन्हीं सारी चीज़ों के आंसर के लिए उन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच। अब जी हम देखते हैं जी क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच है क्या। आइवन पेवलोव, नाम याद रखिएगा, आइवन पेवलोव 1849 से 1836। ये कौन थे? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और पायनर थे क्लासिकल कंडीशनिंग के। अब इन्होंने क्लासिकल कंडीशन बनाई, यानी इनके बनाने वाले शुरुआत के जो कुछ लोग थे उनमें ये थे, पायनर्स होते हैं। इन द लास्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी साल में उन्होंने एक थ्योरी दी जिससे उन्होंने कहा कि बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगी, और जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1904 में। 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। 2 मिनट गाइस, नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था जी 1904 में।
तो उनका फोकल पॉइंट था सेल्वेशन रिफ्लेक्स इन अ डॉग। देखिए उन्होंने डॉग्स पर, एनिमल्स पर की थी रिसर्च, तो उनका जो मेन फोकल पॉइंट था ना कि जो सेल्वेशन होती है ना वो डॉग्स के अंदर कैसे रिफ्लेक्स करती है, यानी कैसे प्रोड्यूस होती है, सेल्वेशन थूक होती है। अब जी इन्होंने बताया जी डॉग्स के अंदर जो सेल्वेशन होती है ना, अगर उनके मुंह में फूड पाउडर आ जाए ना तो जिसकी वजह से वो सेल्वेशन होती है, और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स। It was already known that the dog would salivate if food powder were led into their mouth, as it was a reflex. The dog salivated every time the food powder was presented. अब जी उन्होंने कहा ना कि देखिए कुत्ते जो होते हैं ना हर वक्त ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके मुंह में फूड पाउडर होता है, जब भी उनके मुंह में फूड पाउडर हो, जब भी उन्हें खाना उनके मुंह में आएगा ना तो वो हो जाएगा। अब उन्होंने एक और बात ऑब्जर्व की थी इनके कुछ कुत्ते जो होते हैं ना, कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाना उनके मुंह के सामने रखा जाए ना तब भी उनके मुंह में सेल्वेशन स्टार्ट हो जाती है, या वो इस बात को सोचें कि या उस आदमी को सोचें जो उन्हें खाना पहुंचाता तो भी उनके अंदर शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट था क्लासिकल कंडीशनिंग इमर्ज किया जिसने वजह से। अब क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? ये वो थ्योरी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस स्टार्ट इलिक्टिंग a response that was originally attached to a natural stimulus because ये natural था ऊपर neutral था, because the neutral stimulus has been closely associated with other stimulus. बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्लासिक कंडीशनिंग। सबसे पहले क्या बेसिक हमारे पास आई? रिफ्लेक्स। अच्छा ये 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में आ सकता है जी। यूसीएस स्टैंड क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। यूसीएस स्टैंड फॉर अनकंडीशनड स्टिमुलस। देखें यू से हमारे पास आएगा देखिए मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ। यू से हमारे पास आएगा अन, सी से हमारे पास आएगा कंडीशनड, और एस से हमारे पास स्टिमुलस आएगा। देखें ये क्या चीज़ होती है? एक ऑटोमेटिक अनलर्न रिस्पॉन्स होता है एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के बनने के बाद। एक फ़ौरन एक बगैर समझा हुआ रिस्पॉन्स जब पैदा हो ना किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस को देखा, जैसे कुत्ते देखते हैं खाने को और उनके मुंह के अंदर से सेल्वेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक अनलर्न ऑटोमेटिक रिजल्टिंग रिस्पॉन्स है स्पेसिफिक स्टिमुलस की तरफ। ये यूसीएस होता है, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस जो इलेक्ट करता है रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्सिवली और रिलायबली, उसे क्या कहते हैं? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अ नेचुरल रिफ्लेक्सिव रिलायबल रिस्पॉन्स ऑफ यूसीएस क्या होगा जी? कंडीशन स्टिमुलस। याद रखें एक नेचुरल एक रिफ्लेक्सिव रिलायबल रिस्पॉन्स होगा ना यूसीएस की वजह से, यानी अनलर्न ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो स्पेसिफिक स्टिमुलस की वजह से, वो नेचुरल वो खालिस वो सारा कुछ, उसको कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस। सीएस कंडीशन, यू हटा दिया कंडीशन हो गया। आगे हम इनकी देखेंगे एग्जांपल एक डायग्राम के थ्रू, वो भी कर लेंगे। अ प्राइमरी न्यूट्रल stimulus which when paired with the UCS start evoking a response different from the natural response and the same as UCR, ये conditional response होगा। After conditioning the CS begins to elect a new learned response that is CR। अब जी हम देखते हैं एक डायग्राम, इसके थ्रू हम देखते हैं जी बिफोर कंडीशनिंग से पहले जो था मतलब हमारे सामने कुछ भी नहीं था, एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स था, कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई ओरिएंटेशन टू साउंड बट नो रिस्पॉन्स, एक आवाज़ पैदा हुई पर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। अब यूसीएस हमारे सामने आया, हमारे डॉग के सामने, डॉग का कार्य हम यूसीएस डॉग के सामने आया तो उसके फूड पाउडर उसके मुंह में आया, और यूसीआर उसके नतीजे में जो यूसीएस के नतीजे में पैदा हुआ वो सेल्वेशन था, वो यूसीआर था। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग अब सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस जो था ना वो टोन थी, वो सीएस हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, प्लस यूसीएस हमारे पास आ गया, फूड पावर हमारे पास आ गई, तो तभी सेल्वेशन स्टार्ट हो गई, ये सीआर था हमारे पास। सीआर इसी में बन रहा है जी, न्यूट्रल स्टिमुलस हो ना यानी सीएस हो हमारे पास, तो फूड पावर हमारे पास होना यूसीएस होना, तो सीआर हमारे पास बन जाता है। आफ्टर कंडीशनिंग देखते हैं जी सीएस हमारे पास था ना, टोन थी ना ख़त्म होने के बाद, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास सेल्वेशन थी। जब हमारे पास सीएस सिंपल थी ना, न्यूट्रल स्टिमुलस था ना, तो हमारे पास कोई भी नहीं थी,
नो रिस्पॉन्स था। लेकिन जब हमारे पास सी एस टोन खाने के बाद उसके पास आ गया ना, तो उसने कहा, उसके पास आ गया सी आर सेलिब्रेशन। अब जी हाँ, अब उसने किया ना, लेटर एल्बर्ट केस के बारे में डायग्राम बन गई। न्यूट्रल स्टिमुलस था, रेड था, वो लाइकिंग थी, उससे प्यार हो रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था ना रेड। जैसी लाउड नॉइस पैदा हुई, चूहे शोर मचाने लगे, चूहे शोर मचाते हैं ठीक ठाक, तो वो चलता है, वो शोर मचाता है, अगले हमला करता है, तो बच्चे के अंदर यूसीआर बच्चा था हमारे पास, उसके अंदर फियर पैदा हो गया। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग रेड प्लस लाउड नॉइस थी ना, तभी डर था। अब चूहे को उसने देखा, उसकी आवाज़ को उसके साथ मिलाया, तो फिर भी डर पैदा रहा, और आखिर में भी हमारे पास जो था वो सी आर आया, सी एस इज इक्वल टू सी आर, दैट इज फेयरिंग। देखे, जब भी हम सारा काम कर लेंगे तो हमारे पास आखिर में जो सी एस आएगा ना, यानी टोन आएगी ना, तो हमारे पास एंड में आएगा सी आर, यानी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे ना, वो जब खत्म होगा तो आखिर में जो हमारे पास नतीजा आएगा वो परमानेंट होगा। सी आर हमारे पास हमेशा परमानेंट रहता है। सी एस स्टैंड फॉर सी एस इक्वल टू सी आर। अब जी हम देखते हैं जी एक्सटेंशन ऑफ द मेन क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल। अब उसमें क्या एक्सटेंशन हो गई, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुई उस मॉडल के अंदर, क्या क्या एक्सटेंशन आई। अब उसकी पहली एक्सटेंशन थी ना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। एप्लीकेशन हम देख लेते हैं जी एवरीडे लाइफ में। नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स, दो एप्लीकेशन हमारे पास हैं जी, सॉरी 4 है, ये हमारी सारी एप्लीकेशन हैं इसमें। नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स था ना, वो हमारे पास आता है फियर और फोबियाज। फियर ऑफ लेजर, डार्क प्लेसेस, स्कूल फोबिया। अब फियर जो होता है हमारे पास डर, इन्होंने कहा जी डर किससे हो सकता है, छिपकलियों से डर लग सकता है, अंधेरी जगहों से डर लगता है, और फोबिया हमारे पास आएगा स्कूल फोबिया। ये फियर ही की एक हद से ज़्यादा तजावुज करने वाला फियर को हम फोबिया कहते हैं। आप लोगों को भी होप से किसी चीज़ से फियर और फोबिया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा है इसमें, बिजली से ना पूछें, मैं तो हाथ भी लगाती जाती हूँ, मुझे फील होना अब मैंने हाथ लगाया ही नहीं होता तो मुझे फील हो रहा होता है कि मुझे करंट लग रहा है। ये मेरे फोबिया के हालात है। अच्छा, अब देखते हैं जी, पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स है नेगेटिव में, तो ये आ गया ना। पॉजिटिव में क्या आता है, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, यानी सुकून की महसूस होना, खुशी होना, थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ हॉलीडे। अब ये रिलैक्स होना, खुश होना किस तरह होगा कि हम सोचेंगे जी ओ जी हम तो छुट्टियों पे जा रहे हैं। अब हर एक का अपनी अपनी होता है, बट यहाँ पे एग्जांपल यही दी गई है। एडवर्टाइजिंग होगा जी, एसोसिएटिंग मॉडल विद द प्रोडक्ट। साइकोथेरेपी है सिस्टमेटिक डिसेंटिटाइजेशन, एवर्सिव थेरेपी। अब देखते हैं जी ऑपरेंट कंडीशनिंग अप्रोच क्यों आई, क्योंकि उनके अंदर ना बिहेवियर्स के अंदर था कि भाई टीचर्स क्यों स्टार देते हैं बच्चों को, सोचा करते थे मुख्तलिफ क्वेश्चन, और फिर वो थ्योरीज लाया करते थे। अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देख लेते हैं जी। ये टाइप ऑफ लर्निंग इन विच वॉलंटरी रिस्पॉन्स बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर डिपेंडिंग ऑन इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। वो रिस्पॉन्स, वो वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो कभी मजबूत ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है, यानी वो वॉलंटरी रिस्पॉन्स की इल्म हासिल करें, या वो लर्निंग प्रोसेस जो वॉलंटरी रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, उसके कौन सी ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है जी। द ऑर्गेनिज्म प्ले एन एक्टिव रोल ऑन एंड ऑपरेट एन एनवायरमेंट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम। अब एक ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है, प्ले करता है, ताकि वो हासिल कर सके एनवायरनमेंट से, या उसे प्रोड्यूस कर सके हर वो डिज़ायर आउटकम जो वो चाहता है। अब ये किसने दिया था जी, ये दिया था बूरहस फ्रेडरिक स्किनर ने, 1904 से 1990 तक हैं जी। ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं एंड द फाउंडर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है। देखें, हम यहाँ तक अभी तक पढ़ रहे हैं कि सारे मुस्लिम्स नहीं हैं। 1931 में रिसीव हिज, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में हमने मुस्लिम देखे थे। 1931 रिसीव हिज पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड। 31 में अपनी हार्वर्ड से पीएचडी की डिग्री ली थी, और ये वाटसन ने कब ली थी, अभी अभी हम पढ़ के गए थे। इन्होंने पीएचडी किया था, वाटसन किधर है, क्या इन्होंने पीएचडी किया था,
ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चिकागो में थे, और इधर इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी अपनी की थी। ये आ गए, और 31 में की थी। अब 31 में था ना, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू ही कंडक्टेड रिसर्च ऑन टीचिंग पिजन टू डायरेक्ट मिसाइल to target while flying in nose cone. However, the idea did not materialize. अच्छा, अब सॉरी 31 में जब पीएचडी की तो उसके बाद ना वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई ना, तो उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी ना जी, कबूतरों का अंदर, या पिजन्स कबूतरों को कहते हैं, पिजन्स के अंदर उन्हें सिखाने के लिए कि देखें जी, आप सीधी एक ना की सीध में अगर उड़ के जाएं और मिसाइल को कैसे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया तो काम ना आ सका, क्योंकि कबूतर बेचारों को क्या पता भाई मिसाइल किधर पड़ा है और मैंने कैसे जाके उस पर अटैक करना है। 1947 को ये हार्वर्ड वापस आ गए विलियम जेम्स लेक्चर सुनने के बताने के लिए, मतलब वापस आए डिलीवर करने के लिए विलियम जेम्स लेक्चर्स को। अब 48 में उन्होंने किया जी, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ फुल प्रोफेसर एट हार्वर्ड। उन्हें फुल प्रोफेसर बना लिया था हार्वर्ड के अंदर। While a graduate student at Harvard, he started thinking and operant conditioning lines. अब जब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे ना हार्वर्ड के अंदर, तब से वो सोच रहे थे जी मैं तो ऐसी एक थ्योरी लाऊंगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग लाइंस बनाऊंगा, तो वो सारा कुछ। अब फिर उन्होंने बाद में आके थ्योरी देना शुरू किया। अब उनकी जो थ्योरी थी ना, बहुत ज़्यादा हद तक मुमासलत रखती थी, यानी सिमिलर थी थर्नडाइक के साथ, बट वो हमेशा से वाटसन से इम्प्रेस्ड रहे हैं। सो इनकी थ्योरी दोनों को मिक्सचर हमें मिलेगी। द टिपिकल स्किनर प्रोसीजर जो था वो क्या था, अ स्पेशल अपार्टस यूजली नोन एज स्किनर बॉक्स इज यूज। अब जिन्होंने अपनी दी ना थ्योरी, अब उसमें ना एक अपरेटस यूज होता है जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। एक कौन सा एक स्पेशल अपरेटस था ना, यूजली नोन एज स्किनर बॉक्स इज यूज। लेबोरेटरी एनिमल लर्न टू प्रेस द लिवर सो दैट फूड इज डिलीवर्ड टू देम। अच्छा, अब इन्होंने वो देखे, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने पिजन बेचारे को समझाना शुरू कर दिया था भाई तुम मिसाइल पे कैसे जाओगे। तो उन्होंने एक और रिसर्च किया, उन्होंने अपना स्किनर बॉक्स एक यूज़ किया, अपरेटस यूज़ किया। अब जो लेबोरेटरी में थे ना एनिमल्स, उन्हें तरीका बताया, अभी तुम इस बटन को दबाओगे तो तुम्हारे पास खाना आएगा। एनवायरनमेंट कंट्रोल उन्होंने कर ली, पिजन बेचारे ऐसे किया करते थे। अब जो नहीं किया करते थे ना, उन्हें सज़ा भी मिला करती थी, और जो करते थे वो खुशी में उन्हें इनाम भी दिया जाता था, और इनाम में उन्हें खाना दिया जाता था। इफ़ द रिस्पॉन्स रिपीट और नॉट, ये कौन सी कैसे, ये तरीका फिर उन्हें बताता था कि भाई हाँ जी रिस्पॉन्स रिपीट हो सकता है या नहीं। देखे जिन बेचारों को तो पनिश मिलती होगी तो वो दोबारा तो उस जगह को हाथ भी नहीं लगाते होंगे गलत बटन को, फिर वो डायरेक्ट उसी बटन को हाथ लगाते जहाँ से खाना मिलता है, और जिससे मिल गया खाना, जैसे हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी थी ना थर्नडाइक की, भाई किसी भी काम को हम सेटिस्फाई करेंगे तो बार बार उसे रिपीट करेंगे, उसी को इन्होंने पिजन्स शिजन्स पर या एनिमल्स पर ले आए थे। अब शेपिंग देख लेते हैं जी। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर डिजायर रिस्पॉन्स और इन्फॉर्मेशन until the response is fully learned। शेपिंग के यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी थी जी। In the beginning, each and every success is reinforced with the reward, no matter how small the success। अब शुरू में ऐसे हुआ ना, उन्होंने हर एनिमल की जो उन्हें सक्सेस मिली ना, उस पर उन्होंने उसे इनाम दिया। ज़रूरी नहीं था कि उसे कितनी सक्सेस मिली, मे भी वो थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाके हट गया हो, फिर उन्हें रिवार्ड दिया ताकि वो समझ सके कि अगली टाइम ऐसे नहीं करना या ऐसे करना है। Once the desired response is learned, the reinforcer immediately follow it every time it happen। अब वही बात जो उन्होंने बताई कि हाँ जी, जो उसने हल्का सा प्रेस किया तो खाना उसे दे दिया गया, ज़्यादा सारा खाना दे दिया गया। अब अगली दफ़ा वो तो खुश हो गया, ओ वाह यहाँ से मिलता है खाना, तो उसने अगली दफ़ा फिर वही काम किया जी, जाके फ़ौरन से उसी बटन को प्रेस किया। अब उसने देखा जी ये तो दोबारा फ़ौरन दोबारा रिस्पॉन्स रिपीट हो रहा है। अब उसकी थ्योरी को सच साबित हो रही थी। Once learned the behavior, in many cases the organism may not need reinforcement anymore since many behavior are self-reinforcement, learning to play a musical instrument। आज जी उन्होंने बताया ना कि शुरुआत में तो हमने इनाम दिए, जब इनाम के बाद उसकी आदत पक्की होगी, पुख्ता होगी, तो फिर ज़रूरत नहीं रही थी कि उन्हें इनाम दिया जा सके। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया जी, देखें किसी भी मिलते हैं ना, हम लोग सर्च करें यूट्यूब पे भी तो वहाँ पे कहीं जाके कहीं मुर्गी पियानो बजा रही है, कहीं तोता गाना गा रहा होगा, ये सारा कुछ वो सीख के।
ये थ्योरी थी उसकी। एक्विजिशन हमारे पास आ जाती है जी, अगला एक टॉपिक है। ये क्या चीज़ होती है, तो याद रखिएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। इनिशियली द रिस्पॉन्स रेट फॉलोइंग एनफोर्समेंट may be slow, but at one stage it increased to the maximum. This is called acquisition. वो रिस्पॉन्स रेट जो री यानी रिवॉर्ड देने के बाद उन्हें हासिल होता है, जो कि शुरुआत में तो कम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। इसे एक्विजिशन कहते हैं। अब एक्सटेंशन जो है ना, ये इसका ऑपोजिट होता है। इसका मैं समझा पेंसिल है, ये एक्सटेंशन का इंस्ट्रक्शन का है। अब इसमें ये होता है ना जी, if reinforcement is withheld the response rate decrease and finally no response is shown, this is extent. अब जी यहाँ मैंने बताया ना कि रीइंफोर्समेंट दी जाए ना, फॉलो की जाए ना, तो स्लो उसका रेट स्लो भी होगा ना, फिर भी वो एक स्टेज जाके हाई हो जाएगा। लेकिन कुछ मकामात पे ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है ना, बट आखिर में जाकर वो रिस्पॉन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। अब देखते हैं जी रीइंफोर्समेंट है क्या चीज़। रीइंफोर्समेंट है जी इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोसीडिंग बिहेवियर विल बी रिपीटेड थ्रू अ स्टिमुलस। वही चीज़ देखें जी, एक ऐसे इंक्रीज किया गया ऐसी प्रोबेबिलिटी को जिसकी वजह से बिहेवियर प्रोसीडिंग कर सके बार बार। ये मैंने क्या कर दिया, सारे ही हटा दिए। अब देखिए जी पॉजिटिव पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या चीज़ होती है। स्टिमुलस हु इंट्रोडक्शन ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द प्रीसीडिंग रिस्पॉन्स। वो स्टिमुलस जिसका इंट्रोडक्शन ब्रिंग करे, यानी हासिल करे एक ज़्यादा तादाद में प्रीसीडिंग रिस्पॉन्स को। वो अब इसका ऑपोजिट होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। ऐसा स्टिमुलस जो रीइंफोर्सेस के रिमूवल के बाद एक a stimulus whose removal reinforces and lead to higher likelihood that the response bringing about this removal will be repeated. जैसे हमने देखा ना कि इंक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया सारा रिस्पॉन्स, और ये रिपीट होता रहा। अगर आप उसके पास रिमूव कर दें और उससे देना वो प्रोबेबिलिटी, वो प्रोसीडिंग जिसकी वजह से रिपीट हो रहा था प्रोसेस सारा स्टिमुलस, वो अगर आप ख़त्म कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। उसका जो उसने काम किया वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। अब जी आगे जी पनिशमेंट क्या चीज़ है। एक ऐसा नापसंदीदा और दर्द भरा स्टिमुलस जो इंट्रोड्यूस करे किसी भी सर्टेन बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, ताकि यानी एक बुरे बिहेवियर ख़त्म करने के लिए वो नुकसान अनप्लेजेंट नापसंदीदा और पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई किया जाए, जिसकी वजह से बिहेवियर को चेंज किया जा सके, उसे पनिशमेंट कहा जाता है। अब जी हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस आपके पास आती होती हैं। और पेरेंट कंडीशनिंग की एवरीडे लाइफ में क्या है, चाइल्ड रियरिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग ऑफ स्किल्स, एनिमल्स टैमिंग और एडवर्टाइजिंग, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और साइकोथेरेपी, बिहेवियर, ये सारा कुछ आता है इसमें। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, the approach that focuses upon the thought process underlying learning, latent learning and conjugative map. एडवर्ड टॉलमैन जो थे ना, उन्होंने बात की जी conjugative map के बारे में। It is not necessary to have an association between stimulus and response. A person can learn without showing any apparent response. In other words, learning and performance are not the same. Social learning / observational लर्निंग एंड मॉडलिंग, एल्बर्ट बांद्रा। अब ये बंदूरा जो था, एल्बर्ट बंदूरा जो था, वो था बांद्रा, सॉरी बंदूरा नहीं था, बांद्रा था। अब मेजर पोर्शन ऑफ लर्निंग इज बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इन्होंने कहा ना जी, देखें एक सोशल लर्निंग जो होता है ना, और ऑब्जर्वेशन या सोशल या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होता है ना, या मॉडलिंग, वो मेजर पोर्शन है जिसकी वजह से हम पढ़ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में को कैसे पढ़ा जाए। और लर्निंग इज बेस्ड अपॉन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। यानी उन्होंने बताया, 2 मिनट का लास्ट में आके बिल्कुल दिमाग डाम हो जाता है। सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो थे ना, वो एक मेजर पोर्शन थे हमारे लर्निंग प्रोसेस के, जो कि हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन को पढ़ने से। यानी हम किसी दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी ओके, हमें उसकी बात अच्छी लगती है, हम उससे फ़ौरन कैच करते हैं और हम अपने अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है।
हो सबको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे लेसन नंबर 7 में। चलिए जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।